अगर आपको यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ब्लैक होल्स का नाम सुनते ही आपको अपने अंदर कुछ एक अलग सा ही एनर्जी महसूस होगा। ब्लैक होल्स उन सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो शायद सभी साइंस लवर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स को पूरे डिटेल में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करीब 300 साल पहले यानी 17th सेंचुरी में हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, जिससे साइंस में एक रिवोल्यूशन आया। हमारे नेचर को समझने का तरीका एकदम से ही बदल गया। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हमने प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और अपने अर्थ, मून इन सब के मोशन को समझ पाए थे। इन शॉर्ट, इस डिस्कवरी से फिजिक्स में एक अलग ही डायमेंशन खुल गया था, जिसके लिए आज हम इस एडवांस वर्ल्ड तक पहुंच पाए हैं। उस वक्त न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल थ्योरी डेवलप किए थे, उससे यूनिवर्स के करीब हर ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस और मोशन को एक्सप्लेन किया जा पा रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त लाइट यानी प्रकाश को लेकर उस टाइम के फिजिसिस्ट में काफ़ी डिबेट था। फिजिसिस्ट में एक ग्रुप लाइट को पार्टिकल मानते थे। उनके मुताबिक लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है और इसलिए ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, जबकि दूसरा ग्रुप लाइट को वेव मानते थे और उनके मुताबिक ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। और नवंबर 1784 में एक फिलोसोफर कम फिजिसिस्ट जॉन मिशेल ने यह प्रपोज किए थे कि अगर ग्रेविटी लाइट को इफेक्ट करती है तब ब्रह्मांड में शायद ऐसे तारे भी हैं जो इतना मैसिव होंगे कि उनकी ग्रेविटी लाइट को भी बाहर निकलने ना देती हो, जिसलिए वे हमें कभी दिखाई नहीं देते होंगे। लेकिन इस बात का काफ़ी चांसेस है कि ऐसे तारे भी ब्रह्मांड में मौजूद हो। उन्होंने अपने सिंपल कैलकुलेशन से ये भी प्रपोज किए थे कि ऐसे तारों की ग्रेविटी करीब हमारे सूरज जितना ही होगा और उनका डायमीटर करीब हमारे सूरज से 500 टाइम्स होगा। साथ ही साथ उनके एस्केप स्पीड भी करीब लाइट के स्पीड जितनी होगी। और क्योंकि उनसे कोई लाइट इमिट नहीं होता, इसलिए हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन वे अपने आसपास के मैटर्स, प्लैनेट्स और तारों के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसलिए उनके आसपास को ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर हम उनके एग्जिस्टेंस और अपीयरेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो साइंस के हिस्ट्री में ये पहला इवेंट था जहाँ कोई ब्लैक होल या फिर उसके रिलेटेड किसी आइडिया को दुनिया के सामने रखा गया। लेकिन बाद में वेब थ्योरी ऑफ लाइट प्रोमिनेंट होता गया, जो ये मानता था कि ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस नहीं करती, इसलिए जॉन मिशेल का ये प्रपोजल धीरे धीरे पिछड़ गया। तो इस इवेंट के करीब 200 साल बाद एक और जीनियस फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक दूसरे नजरिए से एक्सप्लेन किया। उन्होंने अपने दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी को स्पेस टाइम में डिस्टोर्शन बताया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया डिस्टोर्शन है। और अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करूँ तो आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स कोई इलास्टिक फैब्रिक जैसी चीज़ स्पेस टाइम पर स्थित है और सभी ऑब्जेक्ट जिनके मास है इस स्पेस टाइम को कार्प करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा डिस्टोर्ट करता है, जिसलिए बाकी सारे ऑब्जेक्ट इस रीजन में आते ही उस मैसिव ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट जिससे आप जीटीआर को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं वो है स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव एंड मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। यानी किसी मैटर के मोशन को स्पेस टाइम डिसाइड करता है और स्पेस टाइम कितना कर्व होगा ये मैटर डिसाइड करता है। सो ये एक बेसिक इलस्ट्रेशन था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और हमने ये कोशिश की है कि नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग भी इसे समझ सकें। 1950 में आइंस्टाइन द्वारा जीटीआर के पब्लिकेशन के बाद से ही हमारे यूनिवर्स को समझने के तरीकों में फिर से एक बार बड़ा बदलाव आया। जीटीआर सभी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में सफल रहता है। यहाँ तक यह प्लेनेट मर्क्यूरी के ऑर्बिट को भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाया था, जो कि न्यूटन की थ्योरी द्वारा एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा पा रहा था। साथ ही साथ जीटीआर के कई इक्वेशन को सॉल्व करने पर काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का प्रेडिक्शन भी होने लगे, और इसी दौरान कुछ फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन फिर से ब्लैक होल्स और उसी टाइप के ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट करने लगे। जीटीआर के कुछ फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन ये सजेस्ट कर रहे थे कि स्पेस टाइम के कुछ रीजन इतने कार्व है कि उनसे कुछ भी नहीं निकल सकता, या तक लाइट भी नहीं। तो फिर से एक बार ब्लैक होल रिलेटेड ऑब्जेक्ट चर्चा में आ रहे थे। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ज़्यादातर फिजिसिस्ट ये मानने लगे कि यह सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो सॉल्यूशन में आ रहे हैं। यहाँ तक जीटीआर के फाउंडर आइंस्टाइन को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि ब्लैक होल्स एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सभी बड़े फिजिसिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर्फ कुछ ही गिने चुने फिजिसिस्ट ने इसे आगे कंटिन्यू किया और इसमें रिसर्च जारी रखा। और आखिर 1967 में कुछ ऐसा हुआ जिससे ये पूरा कंट्रोवर्सी को एक नया डायरेक्शन मिल गया था।
ईयर 1967 में एक एस्ट्रोनॉमर जोसेलिन बेल बर्नेल को पल्सार के खोज में सक्सेस मिल गया था। पल्सार्स रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है जो ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट के श्रेणी में आते हैं, और यह पहला इवेंट था जब ब्लैक होल जैसी ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के प्रमाण हमें मिले थे। और इस डिस्कवरी के साथ ही ब्लैक होल्स के रिसर्च में एक आशा की किरण आ गई और तुरंत ही ब्लैक होल्स एक प्रोमिनेंट रिसर्च टॉपिक बन गया। इसमें कई रिसर्च होने लगे और साथ ही 1963 में एक स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज थियोरेटिकल इक्वेशन ऑफ ब्लैक होल्स को भी डेवलप कर लिया गया था। और आखिर 1970s में थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल अप्रोच से सिग्नास X1 एक गैलेक्टिक एक्सरे सोर्स को डिस्कवर किया गया, जो कि पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट था जिसे ब्लैक होल का दर्जा सभी फिजिसिस्टों के कॉमन सहमति से मिल गया था। तो ये ब्लैक होल्स बनते कैसे? जब भी कोई बड़े तारा का मौत होता है तब वो ब्लैक होल बन जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें तारों के लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। तो किसी तारे का जन्म कैसे होता है? यूनिवर्स के शुरुआत में यानी जब बिग बैंग हुआ था तब पूरे ब्रह्मांड में डस्ट, गैस क्लाउड्स ये सब बिखरे हुए थे, और फिर समय के साथ साथ कई करोड़ सालों बाद ग्रेविटी की वजह से ये सभी डस्ट, गैस क्लाउड्स आपस में सिमटने लगे और ये प्रोसेस आगे और करोड़ों सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा मैसिव और बड़े होते गए, जिससे इनके कोर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया। इस गैस क्लाउड में ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस था और इनके कोर में ट्रेमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन गैस के एटम में न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गई। हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होकर हीलियम फॉर्म करने लगे और साथ ही साथ एनर्जी, रेडिएशन, लाइट ये सब भी इमिट करने लगे। इस तरह बिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रत्येक सेकंड में फ्यूज होने लगे, जिससे तारों को अपनी अनलिमिटेड एनर्जी और ऊर्जा मिलने लगा। तो तारों में हर सेकंड बिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्यूज होकर हीलियम और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ग्रेविटी और इंटरनल प्रेशर बैलेंस रहता है और कोई स्टार स्टेबल रह पाता है। इसे एक बैलून के एग्जांपल से समझा जा सकता है। जिस तरह बैलून में हवा के प्रेशर और रबर की इलास्टिसिटी आपस में बैलेंस होकर बैलून को स्टेबल रखते हैं, ठीक उसी तरह तारों में ग्रेविटी और इंटरनल प्रेशर आपस में बैलेंस होकर उसको स्टेबल रखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के सभी बड़े तारे जिनका मास हमारे सूरज के मास से कई मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, उनमें टेम्परेचर और इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उनमें फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन होकर हेवियर एलिमेंट बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम, देन हीलियम से कार्बन, देन कार्बन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से सिलिकॉन और अंत में आयरन बनता है, जो कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है और यह न्यूक्लियर ऐश है जो कि फर्दर फ्यूज नहीं होता। तो ऐसे बड़े तारे की कोर आयरन से बना हुआ होता है और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिससे ग्रेविटी और प्रेशर के बीच बैलेंस बना रहता है, जिससे वो तारा स्टेबल रह पाता है। लेकिन जो तारे जितने बड़े होंगे उनमें उतना ही ज़्यादा रेट में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और कुछ करोड़ सालों बाद सभी हाइड्रोजन फ्यूज होकर आयरन बन जाते हैं, जिससे धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाता है और तारे अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं, जिससे ग्रेविटी और प्रेशर के बीच का तालमेल बिगड़ने लगता है और ग्रेविटी प्रोमिनेंट हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ग्रेविटी डोमिनेंट हो जाती है और पूरा तारा ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाता है और इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ग्रेविटी पूरे तारों के एक टाइनी पॉइंट में सिकुड़ने लगती है, जिससे उस तारों में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे उस स्टार के आउटर क्रस्ट बिखर जाता है और इसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और बचा हुआ कोर एक छोटे से रीजन में स्टोर हो जाता है और जो बाद में ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। अगर ओरिजिनल स्टार की मास हमारे सूरज या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अगर वो तारा हमारे सूरज की मास से मिलियन टाइम्स ज़्यादा है तो वह एक ब्लैक होल बन जाता है। और न्यूट्रॉन स्टार के फर्दर प्रोसेस आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बचा हुआ कोर एक टाइनी रीजन में सिमट जाता है, जिसका डेंसिटी इनफाइनाइट है और जिससे कुछ भी नहीं बाहर निकल सकता, यहाँ तक लाइट भी नहीं। ब्लैक होल्स ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम मास स्पेस टाइम को इतना काट करते हैं कि स्पेस टाइम ही अपने आप कोलैप्स हो जाता है, जिसलिए वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। इवेंट होराइजन यानी वो बाउंड्री रीजन इन स्पेस टाइम जिसको अगर कोई ऑब्जेक्ट पार कर लेता है तो वो कभी ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकता। ये एक वन वे ट्रेवल है जहाँ सिर्फ ब्लैक होल की तरफ ही जाया जा सकता है। सिंगुलरिटी जो कि सेंटर ऑफ ब्लैक होल है, जहाँ पूरा मास ऑफ द ब्लैक होल कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, यह एक पॉइंट है जिसका सरफेस एंड वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इनफाइनाइट है। इट्स जस्ट लाइक समथिंग इन अदर डायमेंशन। हम सिंगुलरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते एज मोस्ट ऑफ आवर थ्योरी एंड मॉडल फेल्स देयर। इवन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। यह कुछ ह्यूमन लिमिटेशन के तरह है जिसके आगे फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। बस हमें यह पता है कि सिंगुलरिटी इज अ पॉइंट जिसका सरफेस और वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इनफाइनाइट है।
डिपेंडिंग अपॉन मास ब्लैक होल्स किसी भी साइज के हो सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स वे है जो तारों के डेथ से बनते हैं और ऐसे ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बाद से ही अपने आसपास के प्लैनेट्स, दूसरे स्टार्स, कॉमेट्स सभी को अपने अंदर खींचते हैं। इस तरह समय के साथ साथ ये और भी ज्यादा मैसिव और बड़े होते हैं। कभी कभी दो स्टेलर ब्लैक होल्स आपस में कोलिशन भी करते हैं जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है और एक बड़ा ब्लैक होल बनता है जो फिर से अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को निकलता है और यह सिलसिला चलता रहता है। जबकि सुपरमेसिव ब्लैक होल्स वे है जिनके मास हमारे सूरज के मास से बिलियन टाइम्स ज्यादा है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने पहली बार इनके प्रेडिक्शन किए थे और हर एक गैलेक्सी के सेंटर में ऐसे सुपरमेसिव ब्लैक होल रहते हैं। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपरमेसिव ब्लैक होल है जो करीब 4 मिलियन टाइम्स मैसिव है एज कम्पेयर टू आवर सन। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ग्रेविटेशनल पुल कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और कुछ बहुत ही छोटे ब्लैक होल भी होते हैं कुछ थ्योरीज के मुताबिक, और ऐसा माना जाता है कि इनके फॉर्मेशन यूनिवर्स के फॉर्मेशन के वक्त हुआ है, यानी बिग बैंग के वक्त करीब 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। लेकिन ऐसे कोई ब्लैक होल्स अब तक डिटेक्ट नहीं किए गए हैं। तो ब्लैक होल्स अपने फॉर्मेशन के बाद से ही लाइफ लॉन्ग इवॉल्व होते रहते हैं, ज़्यादातर अपने आसपास के डार्क स्टार्स जो भी इवेंट होराइजन के पास से गुजरता है उनको निकल के। तो हमने देखे है कि ब्लैक होल्स बहुत ही वायलेंट और डेंजरस होते हैं। वे अपने रेंज में आने वाले किसी भी चीज़ को निगल लेते हैं। तो कहीं सोलर सिस्टम के आसपास कोई ब्लैक होल तो नहीं घूम रहा है, और इन अदर वर्ड्स उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो सिंस ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, या तक लाइट भी नहीं, इसलिए हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन वे अपने आसपास के चीज़ों को ग्रेविटेशनली इफेक्ट करते हैं। ब्लैक होल के आसपास के प्लैनेट्स, स्टार्स, डस्ट, गैस क्लाउड्स, इनके ऑर्बिट रेगुलर ऑर्बिट से कुछ अलग रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी इनविजिबल ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में है। ब्लैक होल्स दूसरे तारों से आने वाले लाइट को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे उस तारे के पोजीशन में अपैरेंट शिफ्ट हमें नजर आता है। साथ ही ब्लैक होल्स के रेंज में जब कोई सेलेशियल ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसे अपने ओर खींचने लगता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट टुकड़ों में बिखरकर सर्कुलर डिस्क में उसे ऑर्बिट करता है, और इस डिस्क में पार्टिकल का स्पीड लाइट के आधी स्पीड जितनी हो जाती है, जिससे पार्टिकल्स आपस में टकराने लगते हैं और फ्रिक्शन की वजह से उनके टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज करता है और वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाते हैं, जो कि ब्रह्मांड के सबसे ब्राइट चीजों में से एक है, और वे टेलीस्कोप के जरिए हमें क्लियरली नजर आते हैं। और भी कई टेक्निक है, जैसे जब भी कोई बड़े चीज या फिर दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो इस टाइम में वेव्स बनता है, जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है, और जिसे धरती पर डिटेक्ट कर भी हमें ब्लैक होल के बारे में पता चल सकता है। कोई तारा जब अपने आखिरी स्टेज में ब्लैक होल बनने वाला होता है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसे अर्थ में डिटेक्ट कर उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। ब्लैक होल्स तेजी से स्पिन करते हैं, जिससे उनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले मिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, जिसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ब्लैक होल्स अपने फॉर्मेशन के बाद से लगातार दूसरे चीजों के मास को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो लगातार मैसिव और बड़े होते रहते हैं। तो क्या ब्लैक होल फॉरएवर एग्जिस्ट करते हैं? ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से अपना मास खोते हैं। हॉकिंग रेडिएशन इवेंट होराइजन के करीब होने वाला एक क्वांटम इवेंट है, जिसे स्टीफन हॉकिंग ने सजेस्ट किए थे। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कोई भी एम्प्टी स्पेस पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता, उसमें हर वक्त पेयर ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं और तुरंत ही एक दूसरे को खत्म भी कर लेते हैं। और इवेंट होराइजन में भी ऐसे पेयर ऑफ पार्टिकल्स बनते हैं, जिससे पेयर ऑफ वर्चुअल पार्टिकल में से एक ब्लैक होल में और दूसरा ब्लैक होल से दूर चला जाता है, और यह बाद में रियल पार्टिकल बनता है। तो ब्लैक होल्स इस प्रोसेस में इवापोरेट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल्स के मास और रोटेशनल एनर्जी को कम करता है, और यह प्रोसेस स्मॉल ब्लैक होल्स के लिए बहुत ही तेजी से और लार्ज और मैसिव ब्लैक होल्स के लिए बहुत ही धीमे रेट से होता है। हॉकिंग रेडिएशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्लैक होल जिसका मास अपना सूरज जितना है, उसको हॉकिंग रेडिएशन से पूरी तरह इवापोरेट होने में करीब 10⁻⁶7 ईयर्स लगेंगे। और अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले सबसे मैसिव ब्लैक होल, जिसे कम्प्लीटली इवेपोरेट होने में करीब 10⁻100 ईयर्स लगेंगे, जो कि हमारे यूनिवर्स के करंट एज से भी ज़्यादा है। तो इस वक्त तक यूनिवर्स में कोई भी नहीं रहेगा जो इसको ऑब्जर्व कर सके, या फिर शायद एक तरीके से वो फॉरएवर ही एग्जिस्ट करते हैं। सो ब्लैक होल्स अभी भी नेचर के मिस्ट्री है, जिसका एक बहुत ही माइन्यूट सा इन्फॉर्मेशन हम पता लगा पाए हैं। अभी भी हमारे थ्योरीज और मॉडल ब्लैक होल के अंदर वर्क नहीं करते। तो समय के साथ साथ शायद इसमें और भी प्रयोग होंगे, और हम सिर्फ ये आशा कर सकते हैं कि किसी दिन हम नेचर की इस क्रिएशन को कुछ और हद तक समझ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले वीडियोस में फर्दर टॉपिक जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स, व्हाइट ड्वार्फ, इन सब को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस ला सकें आपके लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय लर्नर फॉर ए लर्नर, टीम ब्रिक्स।